हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 31 जनवरी का जो एसएससी जीडी का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो हो चुका है कंप्लीट। और उसके 25 क्वेश्चन जीके और जीएस के 25 क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए, जो हैं रियल, एकदम रियल क्वेश्चन। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपको क्या करना है, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए थे, और उनसे देखते हैं रिलेटेड फैक्ट्स जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अपने आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो किस राज्य का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरला। किसका है? केरल का हो जाएगा हाँ राइट आंसर। अगर लिंगानुपात निकालने की बात करें कि लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है, तो देखिए लिंगानुपात का उपयोग लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 2011 की जनगणना से पता चलता है कि भारत में 2011 की जो जनसंख्या है उसका अनुपात पर 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या थी वो थी आपके 943 943। जनसंख्या अनुपात जो जनसंख्या का जो औसत लिंगानुपात निकल के आया था वो आया था 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। उसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात है। अगर हरियाणा की बात करें तो सबसे लिंगानुपात कम है, कितना है? तो 1000 पुरुषों पर हैं आपके 877 महिलाएं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे कम है आपके दमन व दीव में। वो कितना है? तो 618। कितना है? 618। अगर बात करें सबसे अधिक किस राज्य में है, तो सबसे अधिक हमने पहले भी देख लिया था केरला में है। और केरला में कितना है? 1000 पुरुषों पर, हाँ, तो 1000 पुरुषों पर आते हैं 1084 महिलाएं, यानी 1000 पुरुषों पर 84 महिलाएं जो हैं वो अधिक हैं। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा आता है पुडुचेरी। वहाँ का कितना है? तो वहाँ पर आता है आपके 1038 1038 आ जाता है। उसके बाद में जो आया था नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। ये 2014 में शुरू किया गया था, जब एनडीए यानी जो आपके मोदी जी अपने आए थे क्या नाम सत्ता में आए थे तब की बात है। इसे स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर को क्या होती है? गांधी जयंती। और गांधी जयंती के ही दिन क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि गांधी जी को है वो स्वच्छता से बहुत प्रेम था, इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान है वो 2 अक्टूबर को शुरू किया गया। 2014 का साल था। और किसने किया था? तो आपके किया था एन डी मोदी ने इसे किया था स्टार्ट। उसके बाद में देखते हैं और क्या जो इसका उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत की ओर, यानी 2019 तक का जो टारगेट था कि भारत को हमें क्या बनाना है? स्वच्छ बनाना है। हाँ, और यह हमें यह महसूस करने में मदद करता है कि स्वच्छता हर किसी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। इस जो चल रहा है आपकी स्वच्छता आंदोलन, इससे क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि स्वच्छता हर एक व्यक्ति की है, कोई विशेष सरकार विशेष की नहीं है। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे अपने आस पड़ोस को या फिर जो भी अपने लोकेलिटी हैं उसमें स्वच्छता का कार्य करे। इसका मकसद खुले में शौच जाने से रोक लगाना है। यह स्वच्छता और सफाई पर केंद्रित है। जो स्वच्छ भारत अभियान है वो स्वच्छता और सफाई पर केंद्रित है। और इसका मेन मकसद है कि जो लोग हैं वो खुले में शौच जाते हैं, उन पर हमें क्या लगानी है? रोक लगानी है, उन पर रोक लगानी है। इसका उद्देश्य उन लोगों के लिए शौचालय बनाना जिनके पास शौचालय नहीं है। इस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। अब इसका टारगेट 2000, पहले तो स्टार्ट में 2019 रखा गया था, उसके बाद में इसे 22 किया गया था, अब इसे 2024 तक कर दिया गया है कि 2024 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ और शौच मुक्त करना। वैसे शौच मुक्त तो नहीं कर सकते, मतलब बाहर शौच जाने से हमें रोकना है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है। जो
भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अंतर्गत किया गया है। भाग 5 और अध्याय 1 भाग 5 के पहले अध्याय में राष्ट्रपति के संबंधित जितने भी जो उल्लेख हैं उनका क्या जो भी बातें उनका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, यानी राष्ट्रपति पद का उल्लेख है वो आता है आपके 63 आर्टिकल 63 के अंदर आता है। उसके बाद में आता है संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 भारत के उपराष्ट्रपति की अहर्ताएँ निर्वाचन और पदच्यु के से संबंधित हैं, यानी जो 63 से लेकर 73 जो आर्टिकल 10 आर्टिकल्स आते हैं 63 से लेकर 73 के, उनमें राष्ट्रपति के जो उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उसके पद के बारे में बताया गया है, उसका निर्वाचन किस तरह होता है और उसको किस तरह से अपने पद से हटाया जाता है, इन सभी का वर्णन आर्टिकल 63 से आर्टिकल 73 यानी 10 आर्टिकल्स के अंदर किया गया है। उसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था, वो क्वेश्चन था कि किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार मिलता है, यानी ऐसी नदी बतानी है जिसका ऋग्वेद के अंदर जो उल्लेख है सिर्फ एक बार किया गया है। सिंधु नदी सिंधु सबसे अधिक उल्लेखित नदी और सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। अगर बात करें हम सिंधु नदी की, जो सिंधु नदी है वो क्या है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। जो सिंधु नदी हैं वो मानी जाती हैं आपके जो सबसे पवित्र सिंधु नदी का सबसे अधिक उल्लेख हुआ है और सरस्वती नदी है वो सबसे पवित्र मानी जाती हैं। गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया है, गंगा नदी का उल्लेख एक बार, और यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, कृष्णा का उल्लेख इसमें 0 बार किया गया है। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा, यानी गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया जाता है। आगे की शिफ्टों में पूछ सकता है कि यमुना का कितनी बार किया गया है, 3 बार। कौन सी नदी है जिसका उल्लेख नहीं किया गया, तो कृष्णा नदी का कि नहीं किया गया है। अब बाकी तो हो सकती हैं लेकिन आप सिंधु, सरस्वती, गंगा और यमुना इन्हीं का ज़्यादा किया गया है उल्लेख, और बाकी किसी का नहीं किया गया है। अगर सबसे ज़्यादा उल्लेख तो सिंधु नदी का, और सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है, तो सबसे पवित्र मानी जाती है आपके सरस्वती नदी मानी जाती है। ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी पूर्व में यमुना और पश्चिम में सतलज नदी के बीच बताई गई है। स्थानीय सरकारों के रूप में प्रतिस्थापित करना स्थानीय सरकारों के रूप में स्थापित करना अनिवार्य कर दिया। ये कुछ नहीं है, लेकिन हमें यहाँ तक देखना है कि ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी है वो पूर्व में तो यमुना और पश्चिम में सतलज नदी के बीच, यानी पूर्व की बात करें तो पूर्व में तो यहाँ पर यमुना निकलती है, और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में यहाँ पर निकलती है सतलज नदी, यानी इन्हीं के बीच में कौन सी बताई गई है, आपके सरस्वती नदी बताई गई है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी जो भारत का 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां और 74वां, उस संविधान संशोधन के अंदर कौन सी जो अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई थी। यानी आपके जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके तहत पंचायत के होते हैं ना, जो पंचायतों के काम होते हैं उसके 29 विषयों की एक सूची की व्यवस्था की गई थी। भारत में संवैधानिक रूप से पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करके 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायत और नगर पालिकाओं को निर्वाचित किया, यानी जो पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन संबंधित जितने भी हुए थे वो आपके 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर आए थे, और इसके अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 11वीं अनुसूची के अंदर 29 विषय जोड़े गए थे। ये भी आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा उपचुनाव, जो बिहार के विधानसभा उपचुनाव 2022 हुए थे उसमें जो है बोचहा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से विधायक का चुनाव किसने जीता था, वो जीता था आपके अमर कुमार पासवान ने। किसने जीता था, अमर कुमार पासवान ने। उसके सामने थी मीरा कुमारी थी। कौन थी, मीरा कुमारी। इनके सामने थी मीरा कुमारी को, उन्होंने बहुत भारी वोटों के अंतर से हराया था। अगर बात करें अमर कुमार पासवान किस पार्टी से संबंधित है, तो वो आते हैं आपके राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित हैं। और ये कौन सी सीट से, तो जो बोचहा सीट है या बोचहा क्षेत्र है वहाँ से ये विधायक बने हैं। उसके बाद में देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी, यानी पुरस्कार की शुरुआत कब
कब की थी? 1985 के अंदर की गई थी। और अब देखते हैं इससे ये पुरस्कार किस किस को दिया जाता है। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में आपको 3 करोड़ रुपए, सॉरी 3 लाख करोड़ नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही आप पैसे देखने पर ज़्यादा हो जाता है। चलो कोई नहीं। इस पुरस्कार में क्या आपको 3 लाख नगद रुपए नगद द्रोणाचार्य की एकांशीय प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र भेंट किया जाता है। इसमें आपको 3 लाख रुपए तो एक नगद भेंट दिए जाता है और उसके बाद में द्रोणाचार्य की एकांशीय प्रतिमा दी जाती है और उसके साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। यह पुरस्कार केवल ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप के साथ साथ क्रिकेट, स्वदेशी खेलों और पैरा स्पोर्ट्स जैसे आयोजनों के शामिल व्यक्तियों को दिया जाता है। यानी किन्हें दिया जाता है? जो ओलंपिक खेलों में शामिल होते हैं, पैरा ओलंपिक में शामिल होते हैं। द्रोणाचार्य यानी जो कोच होते हैं, किसे? ये कोच को दिया जाता है। जो क्या देते हैं? प्लेयर्स को कोचिंग देते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये आपको सभी को पता है, जो द्रौपदी मुर्मू हैं। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हमारी क्या हैं, अभी फ़िलहाल की राष्ट्रपति हैं। और ये कौन सी शायद तक आपके 14वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। 14वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में आता है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके फूल का पर्यायवाची क्या था? क्या क्या हमसे पूछा गया है, थोड़ा नीचे करें, कि फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन में आए होंगे, इनमें से देख लेना कौन सा था आपके। तो इसमें था फूल आया। फूल के पर्यायवाची की बात करें तो फूल का पर्यायवाची तो फूल होता है सारंग, कुसुम, सुमन, गुल, उत्मांश, लतांत, मंजरी, पुहप, पुहुप, गुलशन, विकास्तिवस्था, डेफोडिल्ड, सॉरी हाँ, डेफोडिल्ड और प्रसून। यानी ये किसके होते हैं? फूल के आपके हो गए प्राय वाची। फूल, सारंग, कुसुम, सुमन, गुल, पुहुप, मंजरी, गुलशन, डेल्फिया, विकास्तावस्था, डेफोडी, प्रसून आदि इसके हो गए। उसके बाद में अगर बात करें महावीर का पर्यायवाची, हमसे पूछा गया है कि महावीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो महावीर का होता है सिंह, केसरी, शेर, व्याघ्र, पंचमुख, महेंद्र, केहरी, केसी, ललित, हरि, मृगपति, वनराज, शार्दुल, नाहर। यानी ये शेर के, या शेर की बात करो, सिंह की बात करो या महावीर की बात करो, ये सारे। उसके बाद में सारंग भी हैं आपके, मृगराज है। सारंग किसका? फूल का भी सारंग है, नाग का भी सारंग है। देखो सारंग किसका है? सारंग मतलब सारंग एक ऐसा शब्द है जो बहुत का आता है। जैसे आपके अगर बात करें, शेर का भी सारंग आता है, हवा का भी सारंग आता है, अभी आपने देखा फूल का भी सारंग आता है, जो नाग होता है यानी सांप होता है, उस सांप का भी सारंग आता है, वायु का सारंग आता है, घोड़े को भी सारंग कहते हैं। उसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो सेल्यूलोज है वो कहाँ पर पाया जाता? सेल्यूलोज कहाँ पर पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर था वो तो हमें नहीं मिल पाया कि इसका जो एक्चुअल में क्वेश्चन बना था वो कैसा बना था। अगर आप लोगों को पता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा इसका सही क्वेश्चन था। तो हमने इससे रिलेटेड कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ढूंढा है जिसका आंसर हो सकता है। सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र की बात करें अगर सेल्यूलोज का, तो वो होता है C6H105 ब्रैकेट, उसके बाद में होता है N। ये एक बहुशर्करा है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अवनति, सॉरी हाँ, इसका होता है उन्नति। उन्नति का जो विलोम शब्द है, उन्नति का विलोम शब्द होगा वो होगा अवनति। क्या होगा? उन्नति का विलोम शब्द होगा उन्नति। प्रगति होता है इसीलिए अवनति इसका विलोम शब्द हो जाएगा। उन्नति का विलोम शब्द हो जाएगा आपके अवनति। उसके बाद में हाँ, तो गाइस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आपको क्या करना है, जो पास में बेल का आइकन है उसको कर देना है ऑल पर सिलेक्ट। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।